सभी मानव बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अस्तित्व से अस्तित्व स्वरूप है। अस्तित्व में ही विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि विकास क्रम, विकास का क्या तात्पर्य है। अस्तित्व से अस्तित्व रूप में नित्य विद्यमान है, नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है। तो सहअस्तित्व का स्वरूप हमने समझा कि व्यापक सत्ता रूपी साम्य ऊर्जा में समस्त जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है। संपृक्त है अर्थात डूबी है, भीगी है, घिरी हुई है। प्रत्येक इकाई ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, फलतः क्रियाशील है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति में समस्त क्रियाकलाप दृष्टिगोचर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि इस धरती के बारे में, जिस पर हम रह रहे हैं, दृष्टिपात किया जाए तो सहअस्तित्व को हम 4 अवस्थाओं में देख पाते हैं। पहला पदार्थ अवस्था, दूसरा प्राण अवस्था, तीसरा जीव अवस्था और चौथा ज्ञान अवस्था यानी मानव। व्यापक सत्ता में संपृक्ततावश प्रत्येक परमाणु ऊर्जा से संपन्न है। इस सृष्टि का प्रत्येक इकाई, प्रकृति की प्रत्येक इकाई परमाणुओं से बनी हुई है। परमाणु अपने आप में एक व्यवस्था है और निश्चित किसी आचरण को व्यक्त कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। इस प्रकार परमाणु परमाणु मिलकर के अणुरचनाएं बनाते हैं। ये अणुरचनाएं और बड़ी संरचनाएं बनाते हैं, जिससे और बड़ी संरचनाएं बनती हैं। तो धीरे धीरे करके इस विधि से ये सभी ग्रह, गोल, नक्षत्र जितना भी दिखाई देता है, सब इसी प्रकार परमाणुओं से ही बने हैं। जब पदार्थ अवस्था अपने आप में पूर्णतः समृद्ध हो जाती है तो उसके बाद जो विरल पदार्थ है यानी गैसेज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये मिलकर के जल के रूप में रसायन बनाती है। तो जिस धरती पर भी पदार्थ अवस्था समृद्ध हो जाती है, उस पर अगली उत्पत्ति जल की होती है। ये स्वयं स्फूर्त विधि से हो रहा है। जल के प्रकटन के पश्चात क्षार और अम्ल की क्रियाशीलता और जल की उपलब्धि के आधार पर कोशिकाएं बनना शुरू होती हैं। हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि पहली कोशिका पानी में बनी है। तो उसका आधार यही है, जल, जिसमें निश्चित ताप दाब और निश्चित वातावरण के प्रभाव से, ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से ये कोशिकाएं श्वसन क्रिया में संलग्न हो जाती हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन क्रिया। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का निकलना, इसको श्वसन क्रिया कह रहे हैं, जहाँ स्पंदनशीलता शुरू हो जाती है। यहाँ से प्राणावस्था की उत्पत्ति है। ये कोशिकाएं स्वयं स्फूर्त विधि से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस विधि से द्विगुणित होती हुई बड़ी संरचनाएं बनाती हैं। जैसे काई है, शैवाल है, जहाँ मूल वस्तु है श्वसन क्रिया, ऑक्सीडेशन, श्वसन क्रिया के साथ स्पंदनशीलता। इस स्पंदनशीलता ही मुख्य रूप से प्राण अवस्था का वैभव है। तो ये रचनाएं जो काई, शैवाल हैं, कालांतर में सहअस्तित्व के प्रभाव स्वरूप फिर बड़े छोटे पेड़ पौधे, फिर बड़े पेड़ पौधे, जंगल, वन, वनस्पति में आगे उद्भवित होते रहते हैं। एक अवस्था, पदार्थ अवस्था समृद्ध होने के पश्चात प्राण अवस्था की उत्पत्ति है। प्राण अवस्था में मुख्य वस्तु प्राण है। प्राण यानी जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। स्पंदनशीलता और श्वसन क्रिया, इनके आधार पर प्राण अवस्था फलती फूलती हुई बीज वृक्ष न्याय विधि से परंपरा के रूप में उपलब्ध है। बीज वृक्ष मतलब जैसे नीम का पेड़ है, उसका बीज बनता है, उसको फिर से मिट्टी, निश्चित ताप दाब और नमी मिलती है तो फिर उससे नीम का पेड़ ही निकलता है, उससे आम का पेड़ नहीं निकलेगा। इसको कह रहे हैं बीज वृक्ष न्याय। इसी विधि से पदार्थ अवस्था परिणाम अनुसंगीय विधि से परंपरा है। परिणाम मतलब जो
परमाणु है उसमें अंशों की संख्या के भेद से परिणाम बदल जाता है। जैसे ऑक्सीजन के परमाणु में कुछ निश्चित अंश हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में कुछ निश्चित अंश हैं। तो जैसे जैसे अंशों की संख्या बदलती जाती है परिणाम भी बदल जाता है। इस विधि से हमने कुल 118 प्रकार के परमाणु अभी तक खोजे हैं, जिनमें इस धरती पर यानी हमारी धरती पर 115 प्रकार के परमाणु उपलब्ध हैं। बाकी 3 प्रकार के परमाणु अभी वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों के तत्वों से बनाकर देखे हैं, और लेकिन वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो कुल इतना समझा जा सकता है कि कम से कम 115 प्रकार के परमाणु तो है ही। तो इन परमाणुओं से ही ये सभी रचनाएं वनस्पति बन रही है। उसके बाद प्राण अवस्था की जब समृद्ध रूप उपलब्ध हो जाता है तो जो प्राण अवस्था की इकाइयां हैं यानी पेड़ पौधे हैं, इनमें पसीना निकलता है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो उस पसीने से कुछ कीट पतंग बनते हैं, जिनको कह रहे हैं स्वेदज संसार। छोटे छोटे कीट, मक्खी मच्छर, अभी भी आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। जैसे हमने कभी गौर किया है तो जो गूलर का पेड़ होता है उस पर जो फल लगता है उसको तोड़ कर देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे कीट निकलते हैं। ये स्वेदज ही है। ये स्वेदज धीरे धीरे बढ़ते हुए इनसे अंडज बनते हैं। अंडज मतलब जैसे मनुष्य के बालों में जूं पड़ती है, वो बालों में पसीना आने से पैदा होती है, बाहर से कहीं से नहीं आई है। निश्चित ताप दाब और नमी मिलने पर उस पसीने में कुछ जो कोशिकाएं शरीर से निस्तृत होती हैं वो स्वेदज संसार का निर्माण करती है। ये स्वेदज यानी जो जूं बन गई वो कुछ समय पश्चात वो अंडा देती है। इससे अंडज संसार का उद्भव होता है। स्वेदज से अंडज, अंडज से पिंडज, पिंडज यानी कि शरीर से शरीर बनने की प्रक्रिया। इस विधि से जीव संसार की उत्पत्ति होती है। तो पहले छोटे जीव, फिर बड़े जीव, और जिसके फलस्वरूप जीव अवस्था धरती पर प्रकट होती है। ये किसी भी समृद्ध धरती की एक यात्रा है विकास क्रम की। इसके पश्चात जो जीव शरीर हैं उनसे ही कभी आवश्यकता अनुसार मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। तो चारों अवस्थाएं किसी धरती पर यदि उपलब्ध हैं तो उसको कहेंगे पूर्ण समृद्ध धरती। तो ऐसी पूर्ण समृद्ध धरती पर जिस पर हम रह रहे हैं, मानव यानी ज्ञान अवस्था की उत्पत्ति भी है। अब प्रत्येक अवस्था को देखें तो इनके जो शरीर बने हैं, जैसे वनस्पतियाँ बनी हैं, पेड़ पौधे बने हैं, ये एक निश्चित समय सीमा के पश्चात वापस से धरती में ही मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं के शरीर एक निश्चित समय सीमा के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही मानव का शरीर भी एक निश्चित समय सीमा के पश्चात वापस से अपने अवयवों में यानी कि जो परमाणु है उनमें चला जाता है। मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जिसको कह रहे हैं कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना। उनके अंतर्गत भी और जिनसे धरती बनी है उसमें कई प्रकार के एलिमेंट हैं। जिनसे वायु बनी है उसमें कई प्रकार के ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, गैसेज हैं। और जिनसे अग्नि बनी है, ताप बना है, उसमें भी कई प्रकार के तत्व हैं। और जो आकाश जिसको कह रहे हैं वो मूल रूप से व्यापक वस्तु को कह रहे हैं, साम्य ऊर्जा को, जो सभी तत्वों का आधार है, समस्त सृष्टि का आधार है और इस समस्त से अस्तित्व का आधार है। इसके बारे में भी आगे बातें करेंगे। तो मूल रूप से इस विधि से हम देखते हैं कि जो भी इकाई बन रही है, रचना हो रही है, उसका विरचना भी हो रहा है। तो एक इकाई का रचना काल है, फिर उसका वैभव बना रहता है कुछ समय तक, फिर उसका विरचना काल है। इसके अंतर्गत उस इकाई की भागीदारी किसी व्यवस्था में बनी हुई है। इस व्यवस्था को समझना और भागीदारी को समझना, यही मानव का मुख्य कार्यक्रम है। तो प्रत्येक इकाई अपने आप में व्यवस्था है, इसको कहा त्वय सहित व्यवस्था, और किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, इसको कहा समग्र व्यवस्था में भागीदारी। वैसे ही
मानव को भी अपनी व्यवस्था में होना है, अपने मानवत्व में होना है, त्वय सहित होना है और समग्र व्यवस्था को समझकर समग्र व्यवस्था में भागीदारी करनी है। तो त्वय सहित व्यवस्था क्या है, समग्र व्यवस्था क्या है, मानवत्व क्या है, मानवत्व को कैसे उपलब्ध हों और समग्र व्यवस्था में किस विधि से भागीदारी की जाए, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।